तुमने तो मुझे अपनी शक्ल तक न दिखाई, आवाज तक न सुनाई। आप मेरी मजबूरियां नहीं समझ सकते थे ताबिश। कुछ भी मेरे बस में नहीं रहा था। अपनी इस बेबसी ने मुझे बहुत रुलाया, पर मैं कुछ न कर सकी। वो बोल रही थी और अपने दूधिया हाथों की हिनाई उंगलियां मरोड़ रही थी। हाथों से पीछे उसकी कलाइयों में कांच की खुश रंग चूड़ियां थीं। इन चूड़ियों के मध्यम खनक मुझे कुछ भूले बिसरे नगमे याद दिला रही थी। वो नगमे जो कभी हमारी तन्हाइयों के साथ ही रहे थे, जिनके बोलों में मिलन की घड़ियों की चाप थी, इंतजार की मीठी मीठी कसक थी और साथ साथ शहनाइयों की गूंज भी सुनाई दिया करती थी। मैंने पलकें उठाकर सरवत की तरफ देखा। इसमें बहुत कम तब्दीली आई थी। वही सादगी, वही मल्लाहत, आईने जैसी वही शफाफ रंगत, झील आंखों पर गिरी हुई वही लंबी पलकें। सरवत के फोन की बेल हुई। उसे चंद सेकंड तक स्क्रीन को देखने के बाद कॉल रिसीव की। जी नहीं, इसकी जरूरत नहीं, गलत कहता है वो। सदके के लिए काला रंग ही होता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। उसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। कौन था? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और पलकें झुका ली। मेरे शौहर। ये दो अल्फाज दो समाज शिकन धमाकों की तरह थे। मुझे लगा जैसे मेरे इर्द गिर्द की हर शय थम कर सकते में चली गई है और उसके साथ साथ मैं भी। एक यखबस्ता लहर सी कानों के रास्ते मेरे जिस्म में उतरी और मुझे सरतापा बर्फाब कर गई। मैं बस खाली खाली नजरों से उसे देखता रहा और वो पलकें झुकाए बैठी थी। यही वो अल्फाज थे जो मैं सरवत के मुंह से सुनना नहीं चाहता था और यही वो जवाब था जिसका सवाल पिछले आध घंटे से मेरी जुबान पर तो था मगर होंठों से अदा नहीं हुआ था। इस सवाल की गैर मामूली संगीनी उसे मेरे होंठों तक आने से रोक रही थी। बस ये डर था कि पता नहीं इस सवाल का क्या जवाब मिल जाएगा और अब ये जवाब बगैर मेरे पूछे ही मेरे सामने आ गया था। और यह ऐसा जवाब था जिसने चंद लम्हों में मेरे सीने के अंदर एक वसीओ आरीज कब्रिस्तान आबाद कर दिया था। हर कब्र आरजुओं और उम्मीदों का मदफन थी। मुबारक हो। मेरे होठों से बेसाख्ता निकला। उसके साथ ही आंखें डुबडुबा की और आप उसे नमनाक पलकें उठाई। मैंने गहरी सांस लेकर बमुश्किल कहा, सरवत, शादी का मतलब खुशी होता है और जहां तक खुशी की बात है मैं इससे बहुत दूर हूं। इसके मोबाइल सेट पर मैसेज ट्यून हुई। उसने उदासी से स्क्रीन की तरफ देखा। कुछ देर तक तजब्जुब में रहने के बाद बोली, मेरा ख्याल है अब मुझे जाना चाहिए। आप चलना चाहिए। मेरी आवाज अनजाने बोझ से टूट रही थी। मुझे माफ कर दीजिएगा। वो अजीब सी आवाज में बोली, सरवत ये नहीं पूछोगी मैं अब तक कैसे जिया और कहाँ रहा? उसकी झील आंखों पर एक बार फिर घनेरी पलकों का साया हो गया। वो होले से बोली, जहां बहुत कुछ अनकहा रह गया है इसको भी रहने देना। मैं जानती हूं मैंने आपको एक ऐसा दुख दिया है जिसका कोई मदावा नहीं, इसीलिए तो आपसे माफी मांगती हूँ। इसके साथ साथ आपसे एक इल्तिजा भी है ताबिश, आपने मुझे कभी मायूस नहीं किया, उम्मीद है अब भी नहीं करेंगे। कहो। मैं बमुश्किल बोल पाया। हम दोबारा नहीं मिलेंगे ताबिश, इसी में हम दोनों की भलाई है। कुछ और? मैंने गुलगेर आवाज में पूछा। बस इससे तो बेहतर था कि शॉपिंग मॉल में तुमसे मुलाकात ही ना होती, और अगर हुई थी तो तुम वहीं मेरे लिए अजनबी बन जाती। इस तरह जख्मों से खून तो ना रिश्ता। मेरे लहजे की शिकस्तगी नाकाबिले बयान थी। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन कह नहीं सकी, लब थरा कर रह गए। आंसुओं का घूंट पीकर बोली, इसीलिए तो इस मुलाकात को आखिरी मुलाकात बनाना चाहती हूँ। हम दोबारा भी मिलेंगे तो इसी तरह जख्मों से खून रिसेगा ना। हम कितनी देर खामोश बैठे रहे, जैसे कब्रिस्तान में आमने सामने दो कब्रें जिनके कतबों पर अचल की बेरहमी से मुतअल्लिक शेर लिखे हो। आखिर में मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है सरवत, जैसे तुम्हारी मर्जी। जहाँ इतनी ख्वाहिशें मरी हैं, शायद मेरी ये ख्वाहिश भी आहिस्ता आहिस्ता मर ही जाएगी कि तुम्हारे बारे कुछ जान सकता। अगर जिंदगी में कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे लेना। तुम्हारे लिए मेरे राब्ते का नंबर हमेशा वही रहेगा जो मैंने उस दिन तुम्हें दिया था। उसने कुछ नहीं कहा था लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि जब जुदाइयां तय हो चुकी हों तो ये नंबर और ये पते ताल्लुक का जरिया नहीं बन सकते। हम कुछ देर बिल्कुल खामोश बैठे रहे, जैसे किसी जानका मौत पर खामोशी इख्तियार की जाती है। मुझे इजाजत है, आखिर उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा। मेरे पास उसके सिवा कोई चारा नहीं रहा कि हाँ कहूं। मेरे हाथ दो बेजान परिंदों की तरह मेरे सामने मेज पर रखे थे। चंद लम्हे के लिए लगा कि वह अलविदाई अंदाज में मेरे हाथों को छूना चाहती है, लेकिन फिर उसने अपनी उंगलियों को मेरी तरफ बढ़ाने के बजाय अपने शोल्डर बैग की तरफ बढ़ा दिया। हम दोनों उठ गए। खुदा हाफिज, उसने कहा। खुदा हाफिज, मैंने जवाब दिया। मुझे लगा कि काफी शॉप में मौजूद हर शय से खून रिस रहा है, ताजा सुर्ख खून। यह खून दीवारों से बह रहा है और छत से टपक रहा है।
इस खून के अंदर चलते चलते सरवत मेरी निगाहों से ओझल हो गई। उसने मुड़कर देखा तक नहीं। मैं आखिर तक देखता रहा, उसने मुड़कर नहीं देखा। ऐसे जाने वाले मुड़कर नहीं देखते। हाँ, वो कहीं आगे जाकर बहुत रोते हैं। बहुत रोने वाली शाम थी वो, टूट कर रोने वाली। मुझे भी तन्हाई चाहिए थी। मैं काफी शाप से बाहर आया, तब तक सरवत जा चुकी थी। मेरे और इमरान के दरमियान कोई बात नहीं हुई। हम खामोशी से कार में बैठे और वापस रवाना हो गए। कार इमरान ड्राइव कर रहा था। रास्ते में उसने पूछा, शादी हो चुकी है? हाँ, मैंने भी मुख्तसर जवाब दिया। नासर और नुसरत साथ ही रहते हैं? पता नहीं, दोबारा मिलेगी? नहीं। गाड़ी तेजी से मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही। इमरान जानता था कि मुझे तन्हाई की जरूरत है। वो ज्यादा मुखल नहीं हुआ। मेरी अजीब सी कैफियत थी, कोई भारी बोझ दिल को पीस रहा था। आतिफ ने मुझसे बात करना चाहिए, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज करता हुआ कमरे में चला गया। मैंने दरवाजे बंद कर लिए और तारीख कमरे में गुमसुम लेट गया। आंसू अपने आप ही चेहरे को भिगोने लगे, एक खामोश बारिश की तरह जो तवातर से बरसती है और सब कुछ भगोती चली जाती है। कितनी जल्दी शुरू होकर कितनी जल्दी दोबारा खत्म हो गई थी ये कहानी। शायद उसे ऐसे ही होना था, शायद यही लिखा हुआ था। आस का क्या होता है, ये तो रहती ही अनहोनियों की तलाश में है, और अनहोनियां तो बस कभी कभार ही हुआ करती हैं। मुआवजे आम हो जाएं तो फिर वो मुआवजे ना रहें। 4 साल का अरसा कोई कम तो ना था। मैं 4 साल उससे दूर रहा था, उसे मेरा पता था ना मुझे उसका। फिर भी मैंने ये आस पाली थी कि उसने शादी नहीं की होगी, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। जब मैं उसे ढूंढूंगा तो वो मिल जाएगी, और यूं मिलेगी कि मेरे जिस्म और रूह का हिस्सा बन जाएगी। ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं होना था। लेकिन यादों के कांटे, हाँ यादों के कांटे तो शायद उसके दिल में भी मौजूद थे। अनारकली कैफे के वेटर मकबूल ने मुझे बताया था, वो कैफे में आती थी, इस मेज पर बैठती थी जहां कभी हमारी सरगोशियां गूंजा करती थी। शायद वो इन सब जगहों पर गई हो जहां जहां मिलते थे। शायद ठीक ही कहते हैं, दिल समंदरों से गहरे होते हैं, इनकी तह में क्या है कोई नहीं जान सकता। रात 1 बजे के करीब इमरान ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। क्या है इमरान? मैंने वहीं लेटे लेटे पूछा। खाना नहीं खाओगे यार? नहीं, बिल्कुल भूख नहीं। अच्छा बाहर तो आ जाओ, सब परेशान हो रहे हैं, सर में दर्द है, आराम करना चाहता हूँ, मैंने बेजारी से कहा। वो मेरा रम्स शनाज था, समझ गया कि मैं अभी दरवाजा नहीं खोलूंगा। वो चला गया। दुख एक मुहिब तूफान की तरह था जो मुझे उठा उठा कर पटक रहा था, रोंदता और मसल रहा था। पता नहीं कि वो रात कैसे गुजरी। अगले रोज मैंने नाश्ते के नाम पर चंद लुकमे लिए और खामोशी से मोटरसाइकिल पकड़कर निकल गया। मेरी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा बस जुबानी हाल पुकार पुकार कर कह रहा था कि मैं कर्ब के शदीद रेले से गुजर रहा हूँ। मैं जानता था कि फराह और आतिफ मुझसे अनगिनत सवाल करेंगे। मेरा दुख उनके दिलो दिमाग तक में भी सरायत कर जाएगा। इमरान इस वक्त सोया हुआ था। मैंने वही मोटरसाइकिल ली जो उसके जेरे इस्तेमाल थी। स्याह विंड स्क्रीन वाला हेलमेट अपनी शनाख्त छुपाने में मददगार साबित हो रहा था। फिर भी उस राहशगाह से बाहर निकलते हुए हमें बेहद मोहतात रहना पड़ता था। मेरी निगाहें गाहे बगाहे अक्कब नुमा आईने की तरफ उठ जाती थी। अब भी ऐसा ही हुआ था। जूं ही मैं गुलशन इकबाल की तरफ मुड़ा, चौंक आया। अक्कब में एक मोटरसाइकिल सवार आ रहा था। एकदम ज़हन में वो संगीन वाकया घूम गया जब सेठ सराज के हरकारे छीदे ने हमें फायरिंग का निशाना बनाया था और फिर खुद एक अचानक मौत का शिकार हो गया था। मैं गुलशन इकबाल जाने के बजाय सीधा निकल गया। 1-2 सड़कों पर मोड़ काटे। नीले रंग की मोटरसाइकिल बदस्तूर पीछे थी और अब काफी नजदीक आ गई थी। दफतन मेरे सीने से इत्मीनान की गहरी तवील सांस खारिज होगी। मोटरसाइकिल पर इमरान था। मैंने उसे लिबास से पहचाना। वो मेरे करीब आकर रुका और हेलमेट उतार कर बोला, मोटरसाइकिल चुराना जुर्म है, इस पर सजा हो सकती है। खासतौर से न्यूज चैनल के नुमाइंदे की मोटरसाइकिल चुरा कर कोई कैसे खैर मना सकता है? इसकी तो अगली पिछली मोटरसाइकिल निकल आती हैं। वो ऐसी मोटरसाइकिलें भी बरामद करा देता है जो उसने अभी चुराई भी नहीं होती। मैंने कोई जवाब दिया और ना ही रद्दअमल जाहिर किया। मेरी गहरी संजीदगी देखकर वो भी संजीदा हो गया। मेरा ख्याल है तुम गुलशन इकबाल में बैठना चाह रहे थे, उसने कहा। बैठना चाह रहा था लेकिन अकेला। चलो थोड़ी देर इकट्ठे बैठ जाते हैं, फिर अकेले बैठ जाना। मैं जानता था कि इसको कायल करना नामुमकिन है। मैंने खामोशी से मोटरसाइकिल मोड़ी और गुलशन इकबाल की पार्किंग में रोक दी। हम दोनों अंदर चले गए। सब्जाजारों और कोताह कामत दरख्तों पर खुशगवार धूप फैली हुई थी। हल्की सी तमाजुद को हवा की मध्यम हरकत जायल कर रही थी। रस ज्यादा नहीं था। हम मसनूई झील के किनारे एक चौबी बेंच पर बैठ गए। इमरान ने सिगरेट सुलगा कर धुआं फिजा में छोड़ा और गंभीर लहजा बोला, ताबिश मैं तुम्हारे दिल की कैफियत को समझ रहा हूं, लेकिन सब कुछ पा लेने का नाम ही तो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो किसी से दूर रहकर भी की जा सकती है और सारी उम्र की जा सकती है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से झील की छोटी छोटी लहरों को देखता रहा। वो बोला, वो बेशक किसी और की हो चुके, लेकिन वो तुम्हारे दिल में जिंदा रहेगी। तुम उसको सोचोगे और उसका तसव्वुर बहुत से रूप बदल कर तुम्हारे सामने आएगा।
उसकी यादें साया बनकर तुम्हारे साथ रहेंगी। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, पछतावा यही है इमरान कि मैं जल्दी न लौट सका। पता नहीं वो कब तक मेरा इंतजार करती रही, कैसी कैसी आसें दिल में पालती रही, लेकिन अब तो जो होना था वो हो चुका था। अभी हम गए वक्त को आवाज तो नहीं दे सकते ना। वो क्या एक भला सा शेर है, हर सवाली पर ये दरवाजा सदा रहता है बंद। कब किसी को गुमशुदा लम्हों की सौगातें मिली। अब तो बस दिल पर पत्थर रखना है ताबी, अपनी आग में चलना, झुलसना है, कुड़ना है, जिंदगी के दिन गुजारने हैं। वो बाकायदा रोने लगा, आंसू उसकी ठोड़ी तक बह आए। बस ताबी, इश्क नाम ही चलने कुड़ने और कोयला होने का है। अपनी ही तपिश से पक पक कर मरोंडा हो जाना। मरोंडा समझते हो ना तुम? मैं कुछ न कह सका। उसे रोते रोते नाक से सू सू की जोरदार आवाज निकाली और नाक कर रकीक मादा चुटकी में पकड़कर मेरे कुर्ते के दामन से साफ कर दिया। क्या करते हो यार? मैंने सख्त नागवारी से कहा। सॉरी सॉरी। उसने मेरा कुर्ता पकड़कर खींचा और फिर खींचता चला गया, जैसे उसे झील के पानी में धोना चाहता हूँ। मैंने रुकने की बहुत कोशिश की लेकिन रुक नहीं सका। हम दोनों धड़ाम से झील के ठंडे पानी में गिरे। इमरान, मैं चिल्लाया। बंधाकर मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। उसने जवाबन मेरी गर्दन पर झापड़ मारा और मेरे ऊपर चढ़ बैठा। ओए खोते के पुत्र, और मेरे होते हुए भला तू बन सकता है देवदास? तेरी तो ऐसी कम तैसी। उसने मेरी गर्दन दबोची। मैंने उसके पेट में घुंसा रसीद किया और खुद को छुड़ाना चाहा। उसने मेरी टांगें पकड़ ली और मुझे फिर पानी में गिरा दिया। कांपती आवाज में बोला, इतनी जल्दी पीछा नहीं छुड़ाने दूंगा उसे तुझसे। मेरे होते हुए भला ये हो सकता है? पूरी तहकीकात और पूरी तफ्तीशों की, पूरे हालात मालूम करने होंगे उसके। और अगर तूने भी कोई दलीप कुमारी दिखाई ना तो दोनों कानों में सर कर दूंगा तेरा। ऐसा मुक्का मारूंगा कि चपाड़ा कड़क जाएगा। इमरान, तू होश में तो है? मैं धाड़ा। होश में हूं और तुम्हें भी होश में लाना चाहता हूं। पानी से निकल, मैं तुझे बताता हूं, कुछ मालूम हुआ मुझे। उसकी आवाज में चमक सी थी। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। मुझे अंदाजा हुआ कि वो मुझे कोई खास इत्तला देना चाहता है। हम बाहर निकल आए। लोग इकट्ठे हो गए थे। गार्ड्स भी सीटियां बजाते हुए पहुंच गए थे। वो सख्त नालां थे कि हमने कवायद को तोड़ते हुए झील में छलांग लगाई है और ओदम मचा है। इमरान ने किसी न किसी तरह आराम कर लिया और मुझे लेकर बड़ी झील की जनूबी जानिब एक खामोश और तनाक कोशे में आन बैठा। हमारे कपड़े भीग चुके थे। इमरान ने अपने स्वेटर और कमीज वगैरह को उतार कर निचोड़ा और सुनहरी धूप में अपने कसरती जिस्म के मसल से देखते हुए बोला, जिस तरह एक नयाम में दो तलवारें नहीं रख सकती, इसी तरह एक जगह दो नाकाम आशिक भी नहीं रह सकती। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं अभी तक उसकी बेहुदा हरकत की वजह से अपसेट था। यार, इस छोटे से शहर लाहौर में क्या मैं एक नाकाम आशिक काफी नहीं हूं जो तुम भी पैदा होने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें यह नामाकूल हरकत नहीं करने दूंगा। आखिर दम तक कोशिश करूंगा कि तुम्हारा नाम राजा, माहिवाल, पुन्नू और इमरान वगैरह की फहरिस्त में ना आ सके। और अगर तुमने इस कोशिश में मेरा साथ ना दिया तो तुम्हारा हशर नशर कर डालूंगा। इमरान, मैं सच कहता हूं, तुम्हें मार बैठूंगा। तुम सरवत के बारे में क्या क्या बातें कर रहे थे? उसने सिगरेट सुलगाने के लिए जेब में हाथ डाला। पैकेट, लाइटर वगैरह सब कुछ भीग चुका था। वो ठंडी सांस लेकर बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है, कल जब तुम कमरे में घुस कर बैठ गए थे तो मैं भी कंबल ओढ़कर सो गया था? नहीं जिगर, जब तेरे दिल पर चोट पड़ती है तो साथ ही मेरे दिल पर भी पड़ती है। मेरा विश्वास कर, ये हो ही ना ही सकता है कि तुम तड़प रहे हो और मैं शांति से सोता रहूं। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये मेरे लिए बड़ी निराशा की बात होगी। उसने भाड़ियल स्टेट के लहजे की नकल की। तुमने क्या किया? मैंने पूछा। मैंने कुछ छानबीन कराई और मुझे एक दो बातें मालूम हुई हैं। इनमें से दो बातें खास तौर पर अहम है, कुछ बको भी। इन खास बातों से पहले यह जान लो कि सरवत का शौहर वही यूसुफ है जिससे जर्मनी में उसकी मंगनी हुई थी और जिसके बारे में पहले भी हम जानते हैं। जो दो खास बातें पता चली हैं, इनमें पहली तो ये है कि सरवत और यूसुफ के दरमियान कोई खास किस्म की नाचाकी पाई जाती है, जिसकी वजह से कुछ अरसा पहले सरवत शौहर का घर छोड़कर चली गई थी। और दूसरी बात यह है कि यूसुफ के घर में 19-20 बरस की एक दूसरी लड़की भी मौजूद है, जिसके बारे में शुबा है कि वो यूसुफ की दूसरी बीवी है। इमरान, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने उसे गहरी नजरों से देखा। 101% संजीदा हूं। ये बातें तुम्हें किस तरह मालूम हुई? मैंने पूछा। जलानी के जरिए। मैंने उसे काम पर लगाया था और तुम्हें पता ही है वो हर फन मौला बंदा है। उसने बस 2-3 घंटे के अंदर एक ऐसी औरत का खोज लगा लिया जो यूसुफ के घर में सफाई सुथराई का काम करती है। मेरा ख्याल है कि कल तक वो इस बारे में मजीद मालूमात फराम करेगा। तुम सरवत और उसके शोर के दरमियान किस तरह की नाचाकी की बात कर रहे हो? अभी वजात से तो पता नहीं चला, लेकिन उम्मीद है कि 1-2 दिन में चल जाएगा। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहरहाल हमें इन बातों से क्या लेना देना? इमरान, हर किसी के घरेलू मामलात होते हैं, अब सरवत की जिंदगी में दखल देना? वाह वाह, क्या बात की है तुमने, वाह। इमरान ने मेरी बात काट दी। यह डायलॉग बहुत सी फिल्मों में बोला गया है। 4-5 फिल्मों में तो दिलीप कुमार साहब ने ही इस तरह का डायलॉग बोला है। नहीं, अब राधा का जीवन इसके पति के साथ है, इसके बारे में सोचना भी पाप है। मैं अब इसके जीवन पर अपना साया भी नहीं पड़ने दूंगा। दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर, बहुत दूर।
टन टनाटन और उसके साथ ही इंटरवल हो जाता है। बहरहाल दिलीप साहब बहुत दूर नहीं जाते थे, क्योंकि पुरानी फिल्मों में बहुत बहुत दूर जाने से मतलब गांव से 50-60 मील दूर मुंबई आना शुरू होता था। इमरान, तुम्हारी बकवास मेरे सर पर हथौड़े की तरह बरस रही है। आखिर तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? कुछ साबित करना नहीं चाह रहा, बस इतनी सी दरख्वास्त है कि हमें राधा के बारे में, मेरा मतलब है सरवत के बारे में कुछ मालूमात तो हासिल होनी चाहिए। हो सकता है कि उसे किसी तरह की मदद की जरूरत हो या कोई मशवरा दरकार हो, जैसा कि अंदाजा हो रहा है उसके भाई नासिर साहब उसके साथ नहीं है। बस दोनों बहनें हैं यहाँ। नुसरत भी परेशान है। अहमद थानवी से उसकी जो मुलाकात हुई थी उसके बारे में पता है तुम्हें? तुमने ही बताया था कि नुसरत ने पीर साहब से अपनी घरेलू परेशानियों का जिक्र किया था और दुआ वगैरह के लिए कहा था। इसके अलावा वो अपने लिए किसी अच्छे रिश्ता की ख्वाहिश रखती है। हाँ, लेकिन कल अहमद थानवी साहब ने कुछ और भी बताया है। उन्होंने कहा है कि उसकी अहम परेशानी उसकी बड़ी बहन की वजह से उसके शौहर के साथ नाजाकी है। इसी वजह से वो 9-10 माह पहले जर्मनी से अकेली पाकिस्तान आ गई थी। बाद में उसका शौहर यूसुफ पाकिस्तान आ गया। अब दोनों मियाँ बीवी में कुछ सलूक है, मगर हालात अभी भी ठीक नहीं है। नुसरत ने यूसुफ की दूसरी शादी का कोई जिक्र भी किया? मैंने पूछा। नहीं, इस बारे में नुसरत ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन कल हमीदन ने यह कहा है कि घर में 19-20 साल की एक अंग्रेज लड़की है जो यूसुफ साहब की बीवी ही है। हमीदन उसी नौकरानी का नाम है। अब तुम क्या चाहते हो? मैंने पूछा। आज शाम हमीदन से मिलने का प्रोग्राम है। जिलानी उसे 6 बजे के करीब गार्डन टाउन के एक पार्क में ले आएगा। हम वहां उससे तफसीली बात कर सकेंगे। इससे क्या होगा इमरान? हो सकता है कि हम उसकी कोई मदद कर सकें। वो कोई गैर नहीं है यार, तुम्हारी अपनी है। ठीक है, उसकी शादी और जगह होगी, लेकिन बाकी सारे रिश्ते उसी एक रिश्ते की वजह से खत्म तो नहीं हो सकते। ये खासा संजीदा मामला है यार। देखो कि वो जर्मनी से तने तनहा पाकिस्तान आई, यहाँ पहले किसी सहेली के घर ठहरी, फिर फायजा के पास रही और उसी के साथ 2-3 महीने सर्विस भी की। अब इसका शौहर फिर उसे अपने पास ले गया। अब ये अंदाजा भी हो रहा है कि कोई टीन एजर जर्मन लड़की उसकी दूसरी बीवी है। हम वहां बैठे बातें करते रहे और अपने कपड़े सुखाते रहे। मैं तो इत्तेफाकन अपना मोबाइल लेकर ही नहीं आया था। इमरान का मोबाइल भी गया था, उसने धूप में रखा हुआ था और गाहे बगाहे मोबाइल के सामने हाथ जोड़ देता था कि वो उसे दागे जुदाई देने की कोशिश न करे। अचानक मोबाइल की घंटी बज उठी। इमरान ने स्क्रीन पर नंबर देखा और सारी लाकर बोला, पीर अहमद थानवी साहब वाकई पहुंचे हुए हैं। देखो, इस भीगे हुए सेट पर भी उनकी कॉल आ गई। अब ये बच जाएगा। उसने कॉल अटेंड की और स्पीकर भी ऑन कर दिया। थानवी साहब की आवाज़ आई, हेलो, कैसे हो इमरान? आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। अभी थोड़ी देर पहले वो लड़की नुसरत यहाँ फिर आई थी, मुझसे मिलना चाहती थी। अभी उसकी बारी नहीं आई थी कि अचानक उसे वापस जाना पड़ गया। वो क्यों हजरत? इमरान ने पूछा। फरीद बता रहा था कि मोबाइल पर कोई कॉल सुनी थी उसने, परेशान होगी और टोकन वापस करके जल्दी से निकल गई। क्या मामला हो सकता है जी? इमरान ने पूछा। पता नहीं, लेकिन ये लड़की काफी परेशान लगती है। लगता है कोई ऐसा रिश्तेदार मर्द भी इसके आसपास नहीं जो इसकी मदद कर सके। अगर तुम लोग कुछ कर सकते हो और मुनासिब तरीके से कर सकते हो तो इसके लिए कुछ करो। बिल्कुल ठीक है हजरत, हम अभी इसी बारे में बात कर रहे थे। थोड़ी सी पेशरफ्त भी हुई है, मैं हाजिर होऊंगा तो बताऊंगा। अहमद थानवी साहब ने कहा, इस रोज हमने जो कोशिश की वो काफी कामयाब है। न्यासे की हालत अब बेहतर हो रही है। कल रात भी बारिश हुई है, लेकिन इसमें उस तरह की जो शदीद बेचैनी पैदा होती थी वो नहीं हुई। वो तुमसे दोबारा मिलना भी चाहता है। आप जब कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा, और अगर इसका वहम दूर करने के लिए बारिश में भीगना जरूरी है तो मैं इसके लिए भी हाजिर हूँ। अहमद थानवी साहब के साथ इमरान की गुफ्तगू 2-3 मिनट मजीद जारी रही। फोन बंद करके उसने मेरी तरफ देखा और बोला, क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या नुसरत किसी घरेलू वजह से आनंद फानंद वापस गई होगी? मैंने कहा, अगर मुलाजमा हमीदन से तुम्हारी मुलाकात कन्फर्म है तो हो सकता है कि इस बारे में वो कुछ बता दे। इमरान ने इस बात में सर हिलाया। हमीदन से हमारी मुलाकात तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हुई। गार्डन टाउन के पार्क में शाम से थोड़ी देर पहले हमीदन अपनी 8-9 साल बेटी के साथ आ गई। बेटी बच्चों के साथ खेलने कूदने लगी। हमीदन हमारे पास आ बैठी। हमीदन की उम्र 35 बरस के करीब थी। जिस्म फरबा और आंखों में चमक थी। जिलानी भी उसके साथ आया था। जिलानी ने कहा कि हमीदन को शीशे में उतारने के लिए उसे सिर्फ 3000 रुपए खर्च करने पड़े थे और इन 3000 के एवज वो यूसुफ के घर की हर मालूमात और बात बताने को तैयार हो गई है। हमीदन ने कहा, यह सरत बीबी यूसुफ साहब की पहली बीवी है जी। हम इनको बीबी जी कहते हैं। घर के सारे मुलाजिम बड़ी बीबी की इज्जत करते हैं। छोटी बीबी भी अच्छी हैं, लेकिन एक तो उसको अपनी बोली नहीं आती, दूसरे वो कभी कभी बहुत गुस्सा करती है। तुम कब से मुलाजिम हो इस घर में? मैंने पूछा। यही कुछ 4 महीने हुए हैं। ये लोग बाहर के मुल्क से आए हैं, अभी किराए की कोठी में रह रहे हैं, लेकिन इनका अपना बड़ा शानदार मकान भी बन रहा है जो जौहर टाउन में है। यूसुफ साहब कैसे बनने हैं? इमरान ने पूछा। हमसे तो ठीक हैं जी, बख्शीशें वगैरह भी देते रहते हैं। यहाँ किसी भी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। सुना है काफ़ी ज़्यादा तनख्वाह है उनकी, शायद 10-15 लाख रुपए।
बड़ी बीबी के साथ उनका कैसा सलूक है? बस ठीक है जी, जो चीज़ लाते हैं दोनों बीवियों के लिए लाते हैं, दोनों को टाइम देते हैं, मगर फिर भी कुदरती बात है छोटी बीबी के साथ उनका सलूक ज़्यादा है। वो भी हर वक्त उनके साथ चिमटी रहती है। घर में और कौन कौन है? बस जी हम 3-4 नौकर हैं। एक बड़ी बीबी की छोटी बहन नुसरत बीबी है। हाँ, 2-2.5 महीने पहले यूसुफ साहब के अब्बा जी बड़े साहब भी आए हुए थे। वो काफ़ी पैसे वाले हैं, बाहर के मुल्क में उनकी प्रॉपर्टी शराबटी भी है। जब तक वो यहाँ रहे बड़ी बीबी सरवत के साथ यूसुफ साहब का सलूक बड़ा अच्छा रहा। वो एक दूसरे से हंसते बोलते थे। यूसुफ साहब बड़ी बीबी को लेकर शॉपिंग भी करने भी जाते थे। लगता था कि यूसुफ साहब अपने अब्बा जी से डरते हैं। इमरान ने कहा, तुम बता रही हो कि अब्बा जी को होते हुए यूसुफ साहब का सलूक बड़ी बीबी से अच्छा रहा है, यानी अब उसका सलूक अच्छा नहीं है। वो जरा तवक्कुफ करके बोली, आहो जी, बड़े साहब के जाने के बाद इन दोनों में फिर ज्यादा सुलह सफाई नहीं रही है। कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है दोनों में, बल्कि आज दोपहर को भी हुआ है। मैं चौंक गया। अहमद थानवी साहब ने बताया था कि आज नुसरत को दोपहर के वक्त कोई फोन कॉल आई थी, जिसके बाद वो फौरन वापस चली गई थी। कहीं ये उसी झगड़े का शाखसाना तो नहीं था? आज क्या हुआ था? मैंने पूछा। ज्यादा खराबी तो यूसुफ साहब की तरफ से होती है जी। बड़ी बीबी तो कुछ बोलती ही नहीं है, लेकिन कभी उनको भी थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है। आज दोपहर को छोटी बीबी ने कोई वाहियात सिर्फ फिल्म टीवी पर लगाई हुई थी। आवाज भी बड़ी ऊंची कर रखी थी। बड़ी बीबी ने कहा, मैंने नमाज पढ़नी है, आवाज जरा कम कर दो। इस बात पर छोटी बीबी झगड़ा करने लगी। इतने में यूसुफ साहब भी छत से उतर कर आ गए। इन्होंने भी बड़ी बीबी को झिड़का और कहा कि वो बर्दाश्त करना सीखे, वो अपना दिल तंग से तंग करती जा रही है। बड़ी बीबी रोने लगी। कुछ देर बाद इन्होंने एक छोटा अटैची केस लिया और कहीं जाने के लिए निकल पड़ी। यूसुफ साहब को पता चला तो उन्होंने बीबी को गेट पर रोक लिया। वहां फिर झगड़ा हुआ। बीबी जाना चाहती थी और यूसुफ साहब इन्हें रोक रहे थे। वो बीबी को खींच कर अंदर ले गए। बीबी कमरा बंद करके रोती रही। नुसरत बीबी भी घर में नहीं थी। वो कुछ देर बाद आई और उन्होंने बड़ी बहन को संभाला। अब क्या सूरत हाल है? मैंने पूछा।